स्क्रीन शो हो रही है? हेलो। यस सर हो रही है। लेक्चर हो स्टार्ट रही है। लेक्चर स्टार्ट कर। Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the that is lecture number 4 ऑनलाइन क्लासेस एंड सेकंड सेमेस्टर्स। आपके साथ जो है एग्ज़ाम पॉलिसी वो सेंड कर दी है मैंने, नोटिफिकेशन भी, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो भी शेयर कर दी हैं। अभी 29 यानी मंडे वाले दिन जो है फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर का मिड एग्ज़ाम है ऑनलाइन ही। तो आपका मिड एग्ज़ाम जो है वो अगर तो यानी कि यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो फिर तो उधर ही होगा, अगर नहीं तो ये इन्हीं पॉलिसी जो है वो अपनाई जाएगी आपके मिड एग्जाम के लिए भी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन यूनिवर्सिटी ने बना के डिफाइन करके आपको कन्वे करनी है। तो ये फोर्थ लेक्चर है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम के एक पार्टिकल जो होता है वो कैसे इक्विलिब्रियम में रहता है, कि हर स्ट्रक्चर जो होता है वो इक्विलिब्रियम में ही होता है। इक्विलिब्रियम जब अनबैलेंस होता है तो स्ट्रक्चर में कोलैप्स आते हैं, या कोई भी बॉडी है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कंसेप्ट ऑफ, अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। न्यूटन जो फर्स्ट लॉ, हम न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है अगर कि किसी बॉडी पे कोई ऊपर से नेट फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही, तो कोई भी बॉडी है जो वो स्टेशनरी पड़ा रहेगा, तो यानी कि वो इक्विलिब्रियम में होगा। जैसा कि ये देखें, अगर इस पिक्चर पे गौर करते हैं हम, लेट्स सपोज इस वाली पिक्चर पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वाली पिक्चर पे, तो आप देख सकते हैं कि ये बॉडी पड़ी है, यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये बॉडी इन इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में के नेट फोर्सेस जो इस पे कोई एक्ट नहीं कर रही, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। तो ये जो है न्यूटन लॉ कहता है। इसी तरह न्यूटन लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी एक यानी कि कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये देखें कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो अगर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती तो वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो मूव करता रहेगा। अगर यहाँ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद द कांस्टेंट, एंड अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अगर नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। अगर कोई बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ है तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ही कंटिन्यू रहेगा। ये है इक्विलिब्रियम के जब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती है किसी भी बॉडी पे, तो उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए तो बॉडी क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। उसके बाद अगर हम इसी को और इलेबोरेट करते हैं तो यहाँ पे है कि द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पार्टिकल कैन बी इंटरप्रेटेड in two ways, but it is important to remember that these interpretations are simply different representations of Newton's first law। तो दो जो हैं वो इसमें हैं इंटरप्रिटेशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं कि अगर तो यानी कि फोर्सेस हैं, फोर्सेस एक से ज़्यादा हैं, यानी हमने पीछे लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि हम पैरेललोग्राम बनाते हैं या पॉलीगॉन बनाते हैं, तो अगर तो इतनी फोर्सेस हैं और इनका पॉलीगॉन क्लोज हो जाती है तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अगर इस पिक्चर में देखें तो जो है फोर्सेस थी उन्होंने ये पॉलीगॉन जो है वो क्लोज कर दिया है। अगर ये क्लोज हो जाए तो इसका मतलब ये नो रिजल्टेंट और इक्विलिब्रियम में है। अगर ऐसी किसी भी बॉडी पे ऐसी फोर्सेस एक्ट करती हैं जिन जो पॉलीगॉन जो है वो क्लोज नहीं हो जाती, तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं है। अगर ऐसी फोर्सेस सेवरल फोर्सेस, अगर एक सेवरल फोर्सेस या एक से ज़्यादा फोर्सेस अगर उनका हम समीशन करें या उनको वो पॉलीगॉन को वो क्लोज कर दें, तो इसका मतलब उसका रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो होगा। अगर किसी भी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करती हैं, उनका नेट समीशन लेते हैं तो वो जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब वो बॉडी इन इक्विलिब्रियम में है। अगर किसी भी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करती हैं तो उनका समीशन लें और उनका नेट जो रिजल्टेंट है वो जीरो ना आए, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो यही दो इंटरप्रिटेशंस हैं जो कहते हैं फोर्सेस acting on a particle have a zero resultant if the resultant of several forces that act on a particle is zero, the force polygon closes। कि उनका जो
नेट रिजल्टेंट है वो 0 है, तो ये सेवरल फोर्सेस जो होती हैं वो पॉलीगॉन जो होती है वो क्लोज हो जाती है. Consequently, the forces polygon produce no change in the motion of particle, and the particle is said to be under the action of forces. Similarly, if several forces acting on the weight of particle on a particle produce no change in motion of the particle, their resultant is zero. Again, this particle is said to be, अगर एक से ज़्यादा यानी कि फोर्सेज एक्ट करके उनका वेट होता है तो वो कोई भी चेंज नहीं उसमें प्रोड्यूस करती, तो फिर भी बॉडी क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है. तो ये दो एग्जांपल्स हैं. अगर फोर्सेज हैं वो पॉलीगॉन क्लोज करती हैं, उनका नेट रिजल्टेंट 0 है, तो इक्विलिब्रियम हम बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा. अगर फोर्सेज का नेट रिजल्टेंट 0 नहीं आता तो ये बॉडी इन इक्विलिब्रियम में नहीं है. तो सिमिलरली अगर इन पिक्चर्स पे हम गौर करते हैं तो हमें क्लियरली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि ये एक कोप्लेनर पार्टिकल सब्जेक्टेड टू टू लीनियर फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, एक बी फोर्स है और एक ए फोर्स है. अगर हम इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, आप लाइन की जो है वो जो थिकनेस है वो देख सकते हैं, थिकनेस बता रही है कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है. अगर सेम है तो अगर इस डायरेक्शन बी को देखें तो ये इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. अगर ए की डायरेक्शन को देखें तो ये अपवर्ड है. तो यहाँ से अगर दो फोर्सेज है उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो ये देखें, अगर ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब. अब अगर लेट जो है वो ए और बी, अगर मैं कहता हूँ ए जो है वो 3 है, ठीक है, बी भी क्या, बी अब हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो बी भी 3 होगा. तो ये मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ. अगर मैं 3 यानी कि इक्वेशन बनाना चाहता तो 3 को इधर लेके आऊंगा तो 3 माइनस 3 हो जाएगा ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 में से 3 निकाला तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब आपका नेट रिजल्टेंट जो दो फोर्सेस का था वो क्या 0 है, तो बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में है. तो यही चीज मैं पीछे अंडरस्टैंड करवाना चाहता था कि ये देखो इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है. ए मैग्नीट्यूड बी है, अगर ए भी 3 है और ये भी 3 है लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन है तो मैंने इधर लिखा है ना बी, तो 3 माइनस 3 0, नेट रिजल्टेंट इसका 0 आ गया. तो ये क्या होंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम में है. इसी पिक्चर को अगर और एलेबोरेट करते हैं तो ए की डायरेक्शन इधर है, अपवर्ड है, बी की इधर है. तो अगर दोनों की ये देखें, ये वाला सेम आ रहा है इसके, लेकिन डायरेक्शन क्या है कि उसके अपोजिट है. तो ये एग्जांपल है. कंसीडर पार्टिकल P that is equilibrium under the action of two forces A and B. Let the forces have the same magnitude A and B and it is line of action L but opposite senses. Direction इनकी opposite है. The force polygon region in two equal and oppositely directed forces. You can also see, आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं. तो यहाँ पे कहता है कि a particle that is initially motionless is in equilibrium if and only if the vector sum of the forces that act on it is 0. अगर वेक्टर सम हम करें उनका तो वो 0 आ जाए तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में. जैसा कि इस पिक्चर में मैंने एग्जांपल भी दे के बता दिया है कि 3 माइनस 3 करते हैं तो 0 आ जाता है. तो ऐसे आप एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ जो है वो इस पिक्चर पे अगर गौर करते हैं हम तो इफ दिस इज ट्रू फॉर नॉन कोप्लेनर एज वेल एज कोप्लेनर फोर्सेस. तो कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर हमने पढ़ा था, मैं अगेन भी रिपीट कर देता हूँ कि कोप्लेनर वो होती हैं जो एक ही प्लेन पे जो होती हैं वो यानी कि लाई करती हैं. एक लेट्स सपोज अगर ये एक बॉडी है तो इधर अगर सारी फोर्सेस अगर आपकी आ रही हैं, एक ये आ रही है, ठीक है, एक ये आ रही है, ठीक है, यानी कि एक ही बॉडी पे लाई कर रही है, प्लान इनका एक ही है. तो ये क्या आपकी यानी कि कोप्लेनर और हमने कॉन्करेंट फोर्सेस पढ़ी थी. कोप्लेनर ये है कि एक ही प्लान में, लेकिन इनके लिए लाजमी नहीं है कि ये कॉन्करेंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेप्ट करें. So since the resultant force is 0, if the sum of the projection of the forces on any line is 0, the sum of the projection on rectangular Cartesian x, y, z axis are 0. तो अगर इस पिक्चर फिगर 3.3 पे हम गौर करते हैं तो यहाँ पे फोर्सेज हैं, तो इनके लिए हम जो इक्वेशन वो सिलेक्ट करते हैं समीशन एफ, क्योंकि फोर्सेज के लिए हम फोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं तो समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं. तो इनमें जो एफ एक्स एफ वाई आई जो में है, जो एक्स एंड वाई के प्रोजेक्शंस होते हैं, तो रिस्पेक्टिव ऑफ द फोर्स दैट एक्ट ऑन द ग्रीक जो लेटर ये सिग्मा, ये हमें पता
पता है कि ये समीशन को नोट करता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, कि एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस हैं उनका हम सम लें, अगर वो जीरो आ जाए तो इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है एक्स डायरेक्शन में। इसी तरह हम तमाम फोर्सेस जो वाई डायरेक्शन में उनका सम लें, उनका अगर नेट जो है वो जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है, इन इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम ये तो था कोप्लेनर, अगर नॉन कोप्लेनर फोर्सेस की बात करते हैं तो ये थ्री इक्वेशंस जो है यानी कि थ्री डायमेंशनल वो हम जो होते हैं वो लगाते हैं कि समीशन जी भी हम जो है वो इंक्लूड करते हैं। ये भी इंक्लूड करते हैं वेयर एफ एक्स हैं वो ही प्रोजेक्शंस हैं, अगर इनका सम लें, सम इस तरह लें कि समीशन एफ एक्स समीशन एफ वाई ये इक्वल टू क्या होती हैं, जीरो होती हैं। तो ये वाले जितने भी यानी कि अब इसमें कुछ अगर इस की गौर करें, अगर ये के लिखा हुआ है, ये जे लिखा हुआ है, आपने फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा जब स्केलर वेक्टर पढ़ते हैं, तो ये जो आई जे एंड के डिनोट यूनिट वेक्टर्स इन द पॉजिटिव एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन, ये किसको आपके यूनिट वेक्टर्स को जो होते हैं वो डिनोट, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर है तो ये यूनिट वेक्टर्स को जो है वो डिनोट करते हैं एक्स वाई जी जो है। ये इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है जो पार्टिकल के लिए फोर्सेस के लिए जो हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद अगर इन दोनों पिक्चर को गौर से देखें तो एक जो होती है, हमने पहले भी पढ़ा था रिजल्टेंट फोर्स के बारे में अभी जो होती है एक इक्विलिब्रियम लिबरेंट फोर्स होती है। इफ सेवरल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल, द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम ऑफ द अनबैलेंस। अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं तो उनको इक्विलिब्रियम करने के लिए, यानी कि अनबैलेंस है, इक्विलिब्रियम में नहीं है बॉडी, तो कुछ हम एक चीज ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए जो होता है वो ऐड करें, अगर हम तो ऐड करें तो वो उसको जो होता है वो क्या करते हैं कि वो बैलेंस कर दे, तो उसको हम इक्विलिब्रियंट जो होती है वो फोर्स कर देते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के ऐसी फोर्सेस एक्ट कर रही हो जिस जिनकी वजह से बॉडी जो इक्विलिब्रियम में ना हो, और एक हम ऐसी फोर्स या रिजल्टेंट जो होता है वो ऐड कर दें जो उस बॉडी को यानी कि इन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर दे, तो उस फोर्स को इक्विलिब्रियंट कहते हैं। द मैग्नीट्यूड इज अ फोर्स दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्सेस, कि जो रिजल्ट फोर्सेस होती हैं उनका रिजल्टेंट होता है, तीन फोर्सेस थी उनका एक रिजल्टेंट आर बना इधर इस पिक्चर में देखें अगर, तो हाँ अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं थे, इनको इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए हमने ऐड किया ये डॉटर लाइन से जो इमेजिनरी माइनस आर, तो ये इसको क्या करेंगे इक्विलिब्रियम। तो आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो कि ऐसी फोर्सेस ऐसी अगर फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स हम रिजल्टेंट के जो मैग्नीट्यूड तो सेम होता है उसके लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, उसको क्या कहते हैं, बोलते हैं सर जी वॉइस नहीं आ रही। इक्विलिब्रियम फोर्सेस। अब ये आ रही है वॉइस तो मेरी आ रही है यार, आपका कोई अपना सर मुझे तो आ रही है। हाँ ठीक आ रही है, बिल्कुल एक्यूरेट आवाज आ रही है। इन सर अदर वर्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट आवाज। ठीक है इन अदर वर्ड्स द इक्विलिब्रियम इज द फोर्स माइनस आर, ये मैंने समझाया भी माइनस आर जो है कि इन तीन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट था वो आर था, लेकिन ये बैलेंस नहीं थी, इक्विलिब्रियम में नहीं थी, तो एक फोर्स हमने ऐड की जो उस फोर्स रिजल्टेंट इन फोर्सेस के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड इसका सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी पे जो फोर्सेस हैं उनको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम ऐड करते हैं जो उसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। उसके बाद ये टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ अ पार्टिकल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम होती क्या है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है कि सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स फोर्स ऑन विच आर शोन ऑन ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। कि एक अगर बॉडी है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझ भी आ जाएगी, मैं इधर कुछ एलिब्रेट भी कर देता हूँ। तो नेक्स्ट, तो an accurate free body is an essential component of the problem solving process in mechanics।
तो ये सिंप्लीफाइड पिक्चर होती है कि एक स्ट्रक्चर में बीम वो लगी होती है स्पोर्ट्स, ये वो उनको हम लाइनों में ड्रा कर देते हैं कि वो सिंपल कर देते हैं कि कौन सा लोड लग रहा है, कितनी स्पोर्ट्स हैं, ये वो। तो यहाँ से अगर नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये ऊपर लिखा हुआ है कि क्या क्या जो होता है वो करना होता है। ड्रा एन एक्यूरेट फ्री बॉडी ऑफ अ पार्टिकल, सॉल्व द इक्वेशन फॉर। तो जारी बात है, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ अच्छे तरीके से करेक्ट नहीं करते तो आप कभी भी जो है वो यानी फोर्सेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें, ये एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे पिन स्पोर्ट लगी, सॉरी जो पिन स्पोर्ट है वो लगी हुई है, यहाँ पे रोलर लगी हुई है। तो हमने पहले लेक्चर लिए हैं तो मैंने कहा था कि सिर्फ 3 स्पोर्ट्स यूज होती हैं, एक रोलर होती है ये वाली है, और एक पिन स्पोर्ट्स यूज होती है, और एक फिक्स्ड होती है जो इस तरह की होती है, फिक्स्ड। ठीक है, तो ये फिक्स होती है। तो अगर पिछले लेक्चर आप में से जो भी पढ़ रहा है या सुन रहा है, ये होती है। अब इसके जो होते हैं ना रिएक्शन, वो एक होता है। यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिखे हुए, हम सिर्फ ये लिख देते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है रोलर है। इसके 2 होते हैं। अगर ये इसी स्लाइड पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 रिएक्शन लिखती हैं पेन के, हमें पता था 2 रिएक्शन, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। इसी तरह हमने पेन का रोलर का लिख दिया, एक ही होता है जो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। तो ये लोड उसी तरह आ गया। तो यहाँ पे देखें, इस पिक्चर में हमने ये स्पोर्ट्स बनाई है, नहीं बनाई, यहाँ तो रोलर बनाई है ना पेन बनाई, लेकिन इस पिक्चर से हमें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे पेन स्पोर्ट थी, यहाँ पे रोलर है। तो इसका मतलब ये फ्री बॉडी डायग्राम थी जो हमने पिक्चर को देखते हुए ये इसके रिएक्शन लिख दिए, लोड उसी तरह अप्लाई कर दिया। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर। तो अब अगर इस जो है वो देखें, सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर, आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स स्पोर्ट्स को अलहदा कर देनी है, ऑन विच आर शोन ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज, कि जो स्पोर्ट्स शो हो रही है उनको हमने अलहदा कर देना, और उनके जो रिएक्शन है उनको लाइन फॉर्म में शो कर देना है। अप्लाइड लोड्स एंड द रिएक्शन दैट स्पोर्ट्स द एक्सर्ट ऑन द स्ट्रक्चर, तो ये हमने शो कर दिए हैं। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम होती है जो हम इजीली आपको समझ भी लगी होगी कि ये स्पोर्ट्स हम नहीं लिखते बार बार, इनके जो रिएक्शन होते हैं वो लिख देते हैं। अगर इसमें देखें, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम, वो क्यों कहता है कि एक एसेंशियल पार्ट होता है? एसेंशियल पार्ट इस वजह से होता है कि अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि पिन के तो 2 रिएक्शन होते हैं, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त मिस्टेक करेंगे। जब मिस्टेक करेंगे तो आप कभी भी वो सही सॉल्व नहीं करेंगे। इसी तरह ये देखें इसमें, तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो आपको क्लियर, यू शुड बी क्लियर इन द टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, कि 3 स्पोर्ट्स हैं, ये अपने कमरे में एक बड़ा सा लिख के लगा लें कि पिन स्पोर्ट होती है, उसके 2 रिएक्शन होते हैं, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। रोलर का एक होता है, और इसी तरह फिक्स स्पोर्ट के भी 3 होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और तीसरा मूवमेंट होता है। तो ये लिख के जब भी आप कमरे में अपने एंटर हों तो आपको स्पोर्ट्स आगे नजर आए, तो कभी भी आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हुए मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये आपके पूरी सिविल जब टेक्नोलॉजिस्ट आगे मैकेनिक्स मटेरियल पढ़ेंगे या स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 1, 2 पढ़ेंगे तो ये यूज होंगी चीज़ें, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला जो है वो ये यानी कि है। इसी तरह इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस में आप देख सकते हैं, रीड के बोथ they help you see and understand separate parts of a problem. Yes, आप देख सकते हैं। They help you identify known and unknown quantity. Yes, they help you efficiently outline your approach to the solution of problem. They help you make accurate simplifying approximations. They help you progress step by step to a solution. They make it easier for वॉइस नहीं आ रही यार। वॉइस तो आ रही है, आपका कोई अपने माइक का मसला है। तो ठीक आ रही है आवाज तो। इसके क्लियर आवाज आ रही है, ये हमें पंगे कर रहे हैं जानबूझ के। माइक वो खोलें, वो they make it easier for you to present and explain your solution to other particularly your teacher or employee. तो ये इसके बेनिफिट्स हैं कि ये कैसे कैसे जो होता है वो यानी कि इससे हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम ही है, इसके बारे में कि स्टेबिलिटी एंड डिटर्मिनेसी जो है वो ये स्लाइड पहले आनी थी कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स नहीं आना था, यहाँ पे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आना था कि स्पोर्ट जो रिएक्शन है या अननोन रिएक्शन, वो अगर हम इजीली इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने पीछे पढ़ी हैं 3, उनसे सॉल्व कर लें तो वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होता है। तो अगर इस पिक्चर पे हम गौर करते हैं, इस वाली पिक्चर पे,
तो ये एक पिन स्पॉट लगी हुई है, इसके दो रिएक्शन है, अभी हमने पढ़ा था, इस पे रोलर है। तो ये अननोन्स जो हैं वो कितने हैं, 1 और ये 2 हैं, 3। तो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी है, वो भी 3 है। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो ये स्लाइड मैं करेक्ट करके आगे पेज भी दूंगा। इनडिटर्मिनेट ये होता है कि जो हम स्ट्रक्चर इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो 3 है उनसे सॉल्व नहीं कर सकते। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम देखें, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम इधर ही ड्रॉ की। हमें पता चल गया कि 3 अननोन रिएक्शन है, 3 अननोन रिएक्शन है, 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है। तो उसके बाद जो है वो एक एग्जांपल है फ्री बॉडी डायग्राम के, कैसे हम जो है वो ड्रॉ करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। तो एग्जांपल वो कहता है कि एक क्रेट है, इस पिक्चर में आप देखें, एक क्रेट है, जो क्रेट को जो उसका वेट है 4.5 किलो न्यूटन है। इस क्रेट का जो है ये नीचे की तरफ जो है इस तरह एक्ट कर रहा है, जिसको दो जो है वो वायर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें वायर्स ये 1 है और ये वायर्स 2 है, तो इन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। जो ये आपको पता है जब वायर्स से हैंग किया हुआ है तो ये वर्टिकल नहीं है। अगर तो डायरेक्ट इस तरह होता वर्टिकल तो ये 90 का एंगल बनाता। अभी ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है तो जारी बात है इसका एंगल 15 डिग्री है और इसका 30 डिग्री है। अगर और ये जो है नीचे की तरफ ये वर्टिकल जा रहा है 4.5 किलो न्यूटन from a pair of hoists on a loading dock. As the crate is moved, the hoist cables are attention so that crate assumes the portion shown in figure। इसमें shown किया तो वो कहते हैं draw free body diagram of the crate, treating it as a particle, determine the tensions in the cable। आपने इसमें भी टेंशन फाइंड करनी है, T1 कितनी है और T2 कितनी है, जबकि ये क्रेट जो है वो नीचे की तरफ हैंग कर रहा है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कोई डिफिकल्टी नहीं है। सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें इस पिक्चर में, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है कि ये जो यानी कि हैंग की, वो तो हमने इसको छोड़ दिया, हमने ये लिख दिया 30 डिग्री। पिछली पिक्चर में देखें तो मैंने ये एक ड्रॉ भी की थी, नीचे की तरफ है हैंग कर रहा है। तो यहाँ पे ये पुली जो होती है, पुली के कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होते, ठीक है ना, इसके होते हैं क्योंकि ये सपोर्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई कि ये एक वायर है जो हैंग कर रही है, T1 है, इसको T2 का नाम दे दिया, ये एंगल बना रही है। इसी तरह लोड मैंने नीचे पिछली स्लाइड पे भी बनाया था कि ये नीचे, ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है। अब इसको जारी बात है, जो अगर वर्टिकल मेंबर होता है, एक होता है स्ट्रक्चर होता है ट्रस। ट्रस में ये होता है कि हॉरिजॉन्टल मेंबर भी होते हैं, वर्टिकल भी और डायगोनल। ये डायगोनल मेंबर जो इंक्लाइंड मेंबर होते हैं उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये एक इंक्लाइंड मेंबर है, इसको हम दो कंपोनेंट्स में जो होता है वो रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि ये रिजल्टेंट होता है। पिछली मैंने लेक्चर में पढ़ाया भी था कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये रिजल्टेंट होता है। अगर पैथागोरस थ्योरम की एग्जांपल लेते हैं, पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो अगर सी साइड गिवन है तो ये मजमुआ है किसका, समीशन है टू साइड्स का, टू साइड्स, एक हॉरिजॉन्टल ए साइड का और एक बी साइड का। तो सेम ये कंसेप्ट है कि अगर ये दिया हुआ है तो ये सी साइड रिजल्टेंट दिया, ए बी कंपोनेंट हमने इसको रिजॉल्व करना है। तो ये T1 है, अगर ये T1 है, अगर इसको मैं T1 कहता हूँ तो T1 की ये जो डायग्राम है ये बनेगी। हेड टू टेल रेल का मतलब होता है कि जो आपका रिजल्टेंट होता है, आपका जो आखिरी मेंबर होता है उसके साथ उसकी टेल मिले, जाके हेड मिले, सॉरी टेल नहीं। तो हेड टू टेल रूल ये होता है कि ये हेड है तो अगले की टेल इसके साथ मिलेगी। तो ये आखिर में दोनों जाके जो होती हैं आपके हेड होते हैं ये मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, इसमें T1 है, ये इंक्लाइंड था, ये ऊपर की तरफ, ये अगर इस पिक्चर पे गौर करें तो ये इसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, अपवर्ड थी। तो हेड टू टेल रूल से मिलाना था, तो ये हेड टू टेल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ गया, ये वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल का हेड और इसका हेड जो है आपस में सेम हो गया, ये जो है 15 डिग्री है। इसी तरह अगर इस पिक्चर पे गौर करें तो यहाँ पे देखें, ये मैंने बनाया कि ये वाला जो है इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। अब ये जो कंपोनेंट्स है इसने मिलाना था कि इसका हेड आके मिले, तो ये यानी कि इसका जब हेड मिलना है तो यहाँ पे इसकी जो है टेल आई, टेल को अगर मिलाना है तो ये हेड इसी तरह आएगा। तो इसका मतलब ये मैंने सही मिला दी, तो ये हेड टू टेल दोनों की जो है वो डायग्राम जो है वो बन गई है, ठीक है। ये 30 डिग्री है एंगल गिवन है हमारे पास T2 का, ये 15 डिग्री एंगल गिवन है। अब ये दोनों की अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम मैंने
बना दी। अब इक्वेशंस हमने दो बनेगी, जारी बात है इक्वेशंस हमने पढ़ा भी था कि समीशन एफ एक्स, ठीक है, और एफ वाई, क्योंकि इसमें मोमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी समीशन एफ वाई। सर एक क्वेश्चन है। 1 मिनट, हाँ जी बोले बोले। सर कोप्लानर में हम दो कंपोनेंट्स को जाहिर करेंगे, एफ एक्स और एफ वाई को, और नॉन कोप्लानर में हम एफ एक्स, एफ वाई और एफ जी को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, ये कोप्लेनर है, ये देखें एक ही बॉडी था, उस पे दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही थी। आगे समझ, तो ये कोप्लेनर है। अगर यानी कि एक ही नॉन कोप्लेनर में तीनों करेंगे आप, सही है। तो ये अब देखें इसमें समीशन एफ एक्स एफ वाई हमने करना है। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने एक्स कंपोनेंट इसका लेना है। तो एंगल के जो सामने एक्स इसका ये है कंपोनेंट, ये इसमें अगर बात करते हैं तो एक्स ये है। एम आई राइट? किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो कि ये कैसे ड्रॉ की, और ये और एक्स और मैंने कैसे, ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है, इसका एक्स, इसका ये वाला एक्स है, ठीक है, ये वाई है, वाई साइड है, ठीक है, इसकी ये वाई साइड है। एक्स और वाई साइड पता चल गई? यस सर। ओके हो गया। इसके बाद समीशन एफ एक्स एफ वाई लेनी है, तो इक्वेशन ये T1 है, ये T2 है, ठीक है, 30 डिग्री वो हमने ड्रॉ की। आप जिसको मर्जी T1 T2 ये आप पे डिपेंड करता है, जो इधर हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ की उसके मुताबिक मैंने लिखा है, ठीक है। तो अब एफ एक्स लेना है, ये एक्स है, इसका अगर T1 की बात करते हैं तो मैंने ये लिख दिया जी T1, ठीक है, T1। अब जरा देखें ये साइड मैंने लेनी है, तो ये साइड अगर मैंने लेनी है तो ये मैं कैसे जो है वो कंक्लूड करूंगा कि ये साइड लेनी है। तो मैं, एंगल ये है हमारे सामने दिया हुआ, एंगल के सामने वाली हमेशा जो साइड होती है वो साइन होती है, ठीक है। आगे समझ के नहीं है आई? अब अगर मैं कहता हूँ कि जरा गौर करें, मैं कहता हूँ डिग्री दिया हुआ है, तो मैं कहता हूँ साइन 15 डिग्री, साइन साइन 15, साइन 15, साइन जो है वो थीटा, थीटा गिवन है, साइन थीटा अगर मैं करता हूँ तो वो कहेगा कि ये साइड एक्स, एक्स आएगा ना, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड लेते हैं हम वो साइन होती है डिवाइडेड बाय ये साइड T1। तो कॉस जो होता है वो सर लेकिन साइन के साथ तो वाई आता है, कोस के साथ एक्स आता है। और भाईजान वो आप इसकी बात कर रहे हैं जब एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, मैं वही तो समझाने की बात कर रहा हूँ कि रट्टा ना लगाएं। ये देखें जब एंगल ये होता है, ये एंगल है अगर थीटा, तो अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ इसमें, तो जी जी। अब इसमें आप कहते हैं ये वाई आ रहा है, ये वाई नहीं आता, ये एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो साइन के लिए लेते हैं। ये एंगल के सामने वाली अब आई वाई रही है तो वाई लेंगे ना हम। यस सर। आपने पैथागोरस थ्योरम में ये फिगर देखी थी, तो फिगरें चेंज हो जाती हैं, कंसेप्ट चेंज नहीं होते, ठीक है। तो ये देखें, इसमें देखें हमने सामने वाली साइड लेनी है, तो ये एक्स नहीं है, एक्स है ना, एम आई राइट? यस सर। तो एक्स यस सर। एक्स डिवाइडेड बाय ये साइड, इसमें अगर लेते हैं तो ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, तो एक्स T1 हो गया। तो हमने तो एक्स कंपोनेंट लेना है, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा T1 साइन 15 नहीं हो जाएगा, तो T1 साइन 15 मैंने इधर लिख दिया। अभी ये सेशन एंड हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में हम ये इक्वेशन शायद हो जाए, तो और जल्दी जल्दी आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि ये एग्जांपल जो है वो हम सॉल्व आउट कर लें, ठीक है। साइन 15 डिग्री, तो ये